नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर पाषाण काल, जिसे अंग्रेजी में स्टोन एज कहा जाता है। ये जो वीडियो होगा जो आपके इस सीरीज़ के अंतर्गत मिलेगा, ये आपका बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी या फिर कोई भी स्टेट से संबंधित एग्जामिनेशन हो, उन सभी में हेल्प करने वाला है। और हेल्प कहाँ कहाँ करेगा, तो ये आपका प्रीलिम्स हो गया है ना, प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, मेंस में, मेंस के साथ साथ जो इतिहास से संबंधित आपका वैकल्पिक विषय वस्तु हो उसमें भी ये हेल्प करने वाला है। तो ये इतिहास की एक सीरीज आपकी चलती रहेगी, जिसके अंतर्गत हम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल तीनों को ही देखेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि उन सभी विषय वस्तु को सम्मिलित करने का प्रयास करूं जो आपके वैकल्पिक विषय में भी मदद करने वाली हो, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम पाषाण काल। पाषाण काल का संबंध हम ऐसे बता सकते हैं कि वैसे समय काल जिस समय काल में मानव अपने सभी कार्यों हेतु पत्थरों पर आश्रित था, उस काल को हम पाषाण काल या स्टोन एज से संबोधित करते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से आपने देखा होगा मानो जो हम वर्तमान स्वरूप में है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। पहले हम इस आकार में थे, फिर धीरे धीरे उठना स्टार्ट करते हैं, है ना, धीरे धीरे सीधा होना स्टार्ट करते हैं, और आज का ये समय काल है। यहाँ पर मैंने एक और चित्र प्रस्तुत किया है जिसमें आप देखेंगे कि मानव जहाँ से प्रारंभ किया है, वर्तमान जो हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, उन सभी के कारण स्वरूप पुनः हम उसी स्थिति में जाते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ऐसे ही मैंने सम्मिलित किया है। चलिए टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। जो भी टॉपिक होगा पिक्चर के माध्यम से हम देखते हुए चलेंगे, ताकि हर एक विषय वस्तु दिमाग में छप जाए, ठीक है ना। चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, आप सभी को पता है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। ऑप्शनल में आएंगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी है ना, यानी कि स्वतंत्रता के बाद का भारत, तो उसको भी हम कभी ना कभी चर्चा कर लेंगे। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास। अगर इतिहास की बात करें कि इतिहास हम पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने के दृष्टिकोण से इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो हम बोल सकते हैं 3 भागों में। पहले भाग को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि इतिहास से पूर्व, वैसा समय काल जहां पर कोई भी रिटन साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। वहां से जो भी वस्तुएं मिली है ना, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, उसी के आधार पर अंदाजा लगाकर जो इतिहास लिखा गया, वैसे समय काल को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत रखते हैं, है ना। ये प्रारंभ कब से होता है, लगभग 20 से 10 लाख वर्ष पूर्व यहाँ पर प्रारंभ होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो वैसे समय काल जहां पर कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और वहां के इतिहास को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित रहते हैं, वैसे समय काल को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड से संबोधित करते हैं। और ऐसे समय काल में हमारा प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में 3 टॉपिक आ जाते हैं। पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्र पाषाण काल और तीसरा महापाषाण काल। तो ये सभी के सभी प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत आते हैं। दूसरे भाग को देखें तो दूसरे भाग को हम क्या बोल लेते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि इसे आद्य ऐतिहासिक काल से संबोधित किया जाता है। और ये ऐसा समय काल है जब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड तो है, लिखित साक्ष्य है, यानी कि इस समय के जो भी मानव हैं उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा, लेकिन हम उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। अर्थात इस रिटन रिकॉर्ड के होने के बावजूद भी उस समय का कोई भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में हमें नहीं मिलती। अब ऐसे समय काल पर क्या होगा, इतिहास कैसे लिखेंगे, तो फिर हमारा वही हो जाएगा पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पुनः हम इतिहास को लिखेंगे, और ऐसे समय काल को हम क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या फिर आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐसे समय काल में प्राचीन भारत के इतिहास में 2 टॉपिक, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक काल, इन 2 टॉपिक को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। और तीसरा हम देखें तो तीसरा हम देख सकते हैं जिसे हम बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड, यानी कि इसे हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। अर्थात वैसे समय काल जहां पर लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य होने के साथ साथ हम उसे पढ़ भी पाए हैं, अर्थात जो लिखा गया उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है, ऐसे समय काल को हम हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐसे समय काल के अंतर्गत हमारा वैदिकोत्तर काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल देखने को मिलता है। तो ये सभी टॉपिक्स हैं जिसको हम इस सीरीज के अंतर्गत, इतिहास सीरीज के अंतर्गत देखने वाले हैं, जो आपका
प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और उसके साथ साथ हमारा वैकल्पिक विषय है इतिहास, उसमें भी हेल्प करने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और सीधे टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, यहां पर हम अगर पाषाण काल की बात करें, स्टोन एज की बात करें, तो इसे हम कालक्रम में विभाजित करके पढ़ते हैं, क्योंकि देखा जाए तो प्रारंभ इसकी कब हुई, लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ माना जाता है। और ये आता कब है, नौ पाषाण काल की बात करें तो ये 6000 बीसी के आसपास ये प्रारंभ होता है। तो देखा जाए तो बहुत लंबा पीरियड है, इसलिए इसको पढ़ने के लिए हमने क्या किया, उस समय जो भी इनके द्वारा औजार प्रयोग किए जा रहे हैं, हथियार प्रयोग किए जा रहे हैं, उनमें बहुत सारी विभिन्नता देखने को मिलती है। सबसे पहले कैसा था, फिर उसके बाद इसमें डेवलपमेंट कैसे हुआ, इन सभी के आधार पर हमने क्या किया, पाषाण काल को भी अलग अलग समय काल में विभाजित कर दिया। सबसे पहले हम देखें तो कहां से प्रारंभ से लेकर, प्रारंभ कब कर रहे हैं, लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व के आसपास, तो वहां से लेकर 10,000 बीसी तक के समय काल को हम पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं, है ना। पूरा पाषाण काल, प्रारंभ से लेकर 10,000 बीसी तक के समय काल को पूरा पाषाण कहते हैं। 10,000 से लेके 6,000 बीसी तक के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। और उसके बाद 6,000 से बाद के समय काल को हम क्या बोलते हैं, नौ पाषाण काल से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पूरे पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया। पाषाण काल के अंतर्गत 2 टॉपिक हम और भी देखेंगे जो इसी वीडियो में करेंगे। वो कौन सा होगा, हमारा ताम्र पाषाण काल, यानी कि वैसे समय काल जब मानव पत्थरों के साथ साथ धातु के रूप में, है ना, धातु का भी प्रयोग करने लगे, जिसमें हमारा क्या था, तांबा था। इसलिए ताम्र और पाषाण यानी कि पत्थरों का भी प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ तांबे का भी प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे समय काल को हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। और जो हमारा विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत के दक्षिण में जो संस्कृतियां उभरी, उसे हम महापाषाण काल कहते हैं। अर्थात वैसे समय काल जब मानवों के द्वारा बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। सभी का पिक्चर भी देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आशा इतनी है कि इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक, चलिए अब यहां पर देखते हैं, 3 काल हमने देखा, इन सब में सबसे लंबा कौन सा है, हमारा पूरा पाषाण काल, यानी कि प्रारंभ से लेकर कहां तक, 10,000 बीसी तक। तो इसका भी ड्यूरेशन बहुत लंबा है। और इनके द्वारा जो यहां पर हथियार प्रयोग किए गए, है ना, हथियार बनाए गए, उन सब के आधार पर इसको भी हमने क्या किया, 3 भागों में विभाजित कर दिया। डिफरेंस देखते हैं, कंपेयर जब तक नहीं करेंगे वो छपेगा नहीं, और दिमाग में हमें क्या करना है, छाप देना है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसे भी हमने क्या किया, 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहले को हम बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, यानी कि प्रारंभ से लेकर 39,000 बीसी, प्रारंभ से लेकर 39,000 बीसी तक के समय काल को हम क्या बोलते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल बोलते हैं। 39,000 से लेकर 23,000 बीसी तक का जो समय काल है उसे हम मध्य पूरा पाषाण काल बोलते हैं। और 23,000 से लेकर 10,000 बीसी तक के काल को हम क्या बोल लेते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल बोल लेते हैं। यह विभाजन क्यों किया गया वो हम देखने का यहां पर प्रयास करते हैं। चलिए, यहां पर सबसे पहले आधार क्या है, जो इनके द्वारा औजारों का प्रयोग किया गया, उन्हीं को आधार रख के इसको विभाजित किया गया। निम्न पूरा पाषाण काल की बात करें तो यहां पर जो औजार प्रयोग कर रहे हैं, औजार अभी क्या, पत्थरों का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन उसमें जो आकृति है वो अलग अलग देखने को मिलती है। तो निम्न पूरा पाषाण काल की बात करें तो यहां पर जो औजार प्रयोग कर रहे हैं वो कौन सा, टूर कोल्स प्रयोग कर रहे हैं ना, कोर टूल। ठीक है ना, यहां पर निम्न पूरा पाषाण काल में जो औजार प्रयोग कर रहे हैं वो कौन सा, कोर टूल। कोर क्या कहलाएगा, जैसे देखिएगा ये आपको एक पत्थर दिखाई दे रहा है ना, इनके द्वारा जो टेक्नोलॉजी प्रयोग की जा रही है उसे स्ट्राइकिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है, अर्थात एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराना। तो इस पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पत्थर क्या है, ये वाला पत्थर है, इस पत्थर को लिया और दूसरे पत्थर से क्या किया, इसको टकराया। टकराने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहां से कुछ आपको टूटता हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना। यहां से ये क्या हुआ, ये टूट गया। जो टूट गया उसको हमने क्या बोला, अंग्रेजी में फ्लेक्स बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, टूट गया। तो प्रारंभिक दौर में यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल में यहां पर जो हथियार के रूप में प्रयोग किया गया, औजार के रूप में प्रयोग किया गया, वो पत्थर का जो कोर टूल्स था उसका प्रयोग किया गया। जैसे ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, कोर टूल्स, यानी कि जो बीच वाला हिस्सा
है उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया। अर्थात हम ऐसे समझ सकते हैं, ये हमने एक पत्थर लिया, इस पत्थर पर हमने क्या किया, चोट किया, चोट करने के परिणाम स्वरूप इधर से ये फलक निकल गया और बचा क्या हमारा ये बीच वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। तो प्रारंभिक दौर में देखिए जो हमारा निम्न पूरा पाषाण काल था, यहां पर किस चीज का, टूल के रूप में, औजार के रूप में क्या प्रयोग कर रहे हैं, कोर प्रयोग कर रहे हैं। यहीं आगे चलकर मध्य पूरा पाषाण काल में देखें तो मध्य पूरा पाषाण काल में ये क्या करने लगते हैं, यहां पर ये जो फ्लेक है ना, फलक जो है यानी कि ये साइड वाला जो है, इसका प्रयोग करने लग जाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो बड़ा हथियार था उतना धारदार तो था नहीं, है ना, तो इनको क्या होती थी, शिकार करने में दिक्कत होता था। बाद में ये फलक का प्रयोग करने लगे, ये कोर्व टूल से ज्यादा क्या था, ज्यादा धारदार था, परिणामतः इनको शिकार करने में आसानी होने लगी। जबकि उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें तो यहां पर इन्होंने क्या किया, अब थोड़ा सा धीरे धीरे इनका माइंड विकसित हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ये क्या करेंगे, अपने औजारों में परिवर्तन करेंगे। तो यहां पर क्या किए, उच्च पूरा पाषाण काल में ये ब्लेड टूल्स का प्रयोग करने लग गए। ब्लेड टूल्स का मतलब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो स्ट्राइकिंग टेक्नोलॉजी अभी भी वही है, मध्य पाषाण काल तक स्ट्राइकिंग टेक्नोलॉजी ही ये प्रयोग करते हैं। अर्थात क्या कर रहे हैं, औजारों को बनाने के लिए पत्थरों से पत्थरों को टकरा रहे हैं। तो यहां पर देखेंगे तो प्रारंभ में हमने क्या देखा, निम्न पूरा पाषाण काल में कोर टूल का प्रयोग इन्होंने किया। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल में इन्होंने क्या किया, फलक का प्रयोग किया। अब उच्च पूरा पाषाण काल में इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इसको रगड़ के, है ना, रगड़ के धारदार बनाने लग गए और धारदार बना के ये जो फलक है इसको इन्होंने आकृति कैसे दे दी, इस प्रकार की आकृति दे दी। अर्थात यहां पर जो प्रयोग कर रहे हैं उच्च पूरा पाषाण काल में, ये कैसे टूल्स प्रयोग कर रहे हैं, यहां पर ब्लेड नुमा संरचना, अर्थात फलक को ही ये घिस कर क्या कर रहे हैं, धारदार बना रहे हैं। और धारदार बनाने से क्या हुआ कि अब ये छोटे छोटे हो गए, है ना, पहले से ये छोटे हथियार हो गए, परिणामतः छोटे छोटे जो जानवर थे जैसे खरगोश हो गया, है ना, तो इस प्रकार के जानवर का भी ये आसानी से शिकार कर पाते थे। तो ठीक है ना, तो ये हमने देख लिया किसमें डिफरेंस है, जो इनके द्वारा हथियार प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, स्ट्राइकिंग टेक्नोलॉजी तीनों ही काल में यहां पर देखने को मिलती है। पत्थर के रूप में यहां पर क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि आपके तीनों ही काल में, निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल, तीनों ही काल में ये क्वार्टजाइट पत्थर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद अर्थव्यवस्था की बात करें, है ना, अर्थव्यवस्था की बात करें तो इनकी अर्थव्यवस्था क्या थी, यहां पर ये शिकार किया करते थे, शिकार के साथ साथ खाद्य संग्राहक का जीवन व्यतीत करते थे। अर्थात हर दिन अपने भोजन के लिए इधर से उधर भटकते रहते थे, भोजन की तलाश में ही रहते थे। परिणामतः ये क्या करते थे, शिकार करते थे और शिकार के साथ साथ जो फल कंदमूल हो गया इन सबको इकट्ठा किया करते थे। अर्थात अर्थव्यवस्था हम समझ सकते हैं कैसे, शिकार और खाद्य संग्रह आधारित था। ऐसे समाज को हम क्या बोलते हैं, यायावरी समाज, यानी कि भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह वो भटकते रहे। तो ऐसे यहां पर हथियार देखने को मिलते हैं। हथियार के रूप में ये क्या प्रयोग करते हैं, तो जैसे चीरने वाले हथियार हो गए, जैसे यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये इसमें क्या है, धार है, इससे क्या कर सकते हैं, चीर सकते हैं। काटने वाला हथियार, हस्त कुठार का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे हाथों में पकड़कर, ये संरचना आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस प्रकार के इसका प्रयोग हैमर के रूप में किया जाता है। तो हस्त कुठार यानी कि हाथ में पकड़कर आक्रमण करने वाला, तो इस प्रकार के हथियार यहां पर देखने को मिलता है पूरा पाषाण काल में। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब आग के प्रयोग से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आग का प्रयोग इन्होंने सर्वप्रथम कब किया। जानकारी की बात करें तो बहुत पहले से आग लगती आ रही थी, लेकिन उस पर नियंत्रण करने की बात करें तो यही पूरा पाषाण काल का जो मध्य वाला हिस्सा था, मध्य पूरा पाषाण काल, उस समय में मानव आग पर नियंत्रण करना सीख लेता है और यहीं से आग का नियंत्रित प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। तो आशा करता हूं पूरा पाषाण काल आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, इसमें क्या डिफरेंसेस है। तो यहां पर जो सबसे पहले हम टूल्स की बात करें, औजारों पर ही हम विभाजित कर रहे हैं, तो यहां पर अगर टूल्स की बात करें तो यहां फ्लेक, ब्लेड ये सभी प्रयोग कर रहे थे। मध्य पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, माइक्रोलिथ्स प्रयोग करने लग गए। अर्थात इनका जो हथियार था, हथियार की संरचना और धीरे धीरे छोटी देखने को मिलती जाती है। यानी कि पहले बड़े हथियार थे,
अब क्या हो रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। ये सब छोटी छोटी हथियारें आपको दिखाई दे रही होगी, अर्थात यहां पर माइक्रोलिथ्स का प्रयोग कर रहे हैं। और जितनी छोटी होगी, जितनी धारदार होगी, उतने ही तेजी के साथ, उतने ही सटीक यहां पर शिकार आसानी से किया जा सकता है। ठीक है ना। अब माइक्रोलिथ्स यानी कि यहां पर बहुत छोटे छोटे प्रकार के आपको देखने को मिलता है, जैसे 5 सेंटीमीटर के आकार तक के हथियार आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे किसी ने हाथ में इसको पकड़ा है तो आप देख सकते हैं इसका साइज कितना ज्यादा है ना। यहां पर देखिएगा, एक नाखून जो हम काटते हैं उसके आकार का यहां पर आपको हथियार देखने को मिलेगा। यह पत्थर का हथियार है और इसकी आकृति कैसी है, अर्धचंद्राकार, अर्थात जो हमारा चांद है, चांद का आधा वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है इतना, इसको हम बोलते हैं अर्धचंद्राकार। तो यहां पर हथियारों का मध्य पाषाण काल में देखें तो छोटे हथियारों का प्रयोग होने लगा। साथ ही साथ यहां पर हथियारों के ज्यामितीय आकार भी देखने को मिले। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या हो गया, हमारा चतुर्भुज प्रकार का हो गया, ये त्रिभुज प्रकार का हो गया, है ना, गोलाकार प्रकार का, बिंदी प्रकार का। तो इस प्रकार के हथियार यहां पर देखने को मिलते हैं, है ना। माइक्रोलिथ्स में कितने, 5 सेंटीमीटर के आकार तक के हथियार देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहां पर एक नई तकनीक ये सीख लेते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रक्षेपास्त्र, है ना, यानी कि रॉकेट जैसे यहां पर क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है प्रक्षेपास्त्र, अर्थात तीर धनुष का प्रयोग ये करना यहां पर प्रारंभ कर देते हैं, है ना। धनुष बाण का प्रयोग करना ये प्रारंभ कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, पहले इसका प्रयोग नहीं करते थे तो जानवरों को मारने के लिए उनके पास जाना पड़ता था। अब क्या है, दूर से भी किसी भी जानवर का शिकार आसानी से कर सकते थे। तो पहले जो खतरनाक प्रकार के जानवर थे उनके पास जाके तो शिकार करेंगे नहीं तो उल्टा यही इनका शिकार कर देगा। अब क्या हो गया कि जब ये धनुष और तीर का प्रयोग करने लग गए, परिणामतः क्या हुआ, ये खतरनाक प्रकार के जितने भी जानवर थे उनका भी शिकार करने में सक्षम हो पाए। ठीक है ना। तो ये था हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंतिम समय काल में देखे, जब नव पाषाण काल प्रारंभ होने वाला था, तो उससे अंतिम वाले समय काल में देखे तो यहीं से पशुपालन और कृषि प्रारंभ हो चुका था, है ना। पशुपालन कृषि यहीं से प्रारंभ होने लगा था धीरे धीरे, और यहीं जाके आगे नव पाषाण काल में बड़े स्तर पर होता था। परिणामतः यहां से अस्थाई जीवन प्रारंभ हो जाता है। अब अस्थाई जीवन कैसे प्रारंभ होता है उसकी भी हम चर्चा यहां पर करेंगे। ठीक है, चलिए। मध्य पाषाण काल अर्थात हम 6000 बीसी तक आ चुके हैं। 6000 बीसी के बाद से जो भी काल है उसे हम नव पाषाण काल कहते हैं। इसको मैंने लिमिट तक क्यों नहीं रखा, क्योंकि अलग अलग समय काल में अलग अलग नव पाषाण काल देखने को मिलता है। उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि कितनी नव पाषाणिक संस्कृतियां देखने को मिली। अब यहां पर डिफरेंसेस देखते हैं। तो यहां पर अगर हम टूल्स की बात करें तो यहां पर ये पॉलिश टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात पॉलिश किया हुआ टूल्स। पहले क्या था, फोड़े और साइड वाला जो हमारा ब्लेड था, फलक था, इनका प्रयोग करने लगे। पॉलिश अर्थात पॉलिश करने से क्या होता है, जो भी चीज है उस पर अगर हम पॉलिश कर लेते हैं तो उसमें चमक आ जाती है। तो यहां पर पॉलिश टूल्स का प्रयोग करने लगे। पत्थर के साथ साथ यहां पर किस चीज का, हड्डियों के, है ना, हड्डियों के औजार भी यहां पर प्रयोग होने लगे। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हड्डी का औजार है, यहां पर हड्डी का सुई आपको दिखाई दे रहा है ना। ये तीर के आगे प्रयोग किया जाता था। तो नव पाषाण काल में आते आते पत्थरों के साथ साथ लोगों ने हड्डियों के औजार भी बनाने यहां पर प्रारंभ कर दिए थे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो मध्य पाषाण काल तक स्ट्राइकिंग टेक्नोलॉजी, अर्थात एक दूसरे पत्थर को टकराकर यहां पर औजार बनाते थे। यहां पर क्या हुआ, फ्रिक्शन टेक्नोलॉजी, है ना, फ्रिक्सर यानी कि यहां पर घिसना, है ना, घिसकर, ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी, है ना, ग्राइंडिंग, उसको घुमाकर जो ग्राइंडिंग किया जाता है। तो इस प्रकार के टेक्नोलॉजी यहां पर ये विकसित कर लेते हैं और इसके आधार से तेज, धारदार और सटीक निशाना लगाने वाले अपने औजार हैं वो यहां पर बना पाते हैं। साथ ही साथ पत्थरों की बात करें तो पत्थरों का यहां पर चेंजिंग देखने को मिलता है। क्वार्टजाइट का प्रयोग तो रहता है लेकिन बड़े स्तर पर अब यहां पर इग्निशियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान का प्रयोग ये अपने हथियार बनाने के लिए करने लग जाते हैं। मध्य पाषाण काल में भी देखें तो अर्थव्यवस्था शिकार एवं खाद्य संग्रह आधारित था। यहां पर देखें तो नव पाषाण काल में क्या हुआ कि कृषि यहां पर विकसित हो गई, लोगों ने कृषि करना सीख लिया और कृषि कार्य यहां से प्रारंभ हो जाता है। अब कृषि कार्य प्रारंभ हुआ तो आप सभी लोग, अधिकतर लोग इसमें किसान ही होंगे, है ना।
कैसे फसल उत्पादित किया जाता है आप सभी को पता है। तो एक फसल का उत्पादन करने में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है ना। मान लीजिए धान ही लगाते हैं तो कम से कम 3 महीने चाहिए, 3 महीने में वो पौधा बनता है, पौधे से बड़ा बड़ा उसमें फिर धान लगता है, फिर उससे हम निकालते हैं, फिर उसका प्रयोग करते हैं। तो 3 से 4 महीने लग जाते हैं। उस समय थोड़ा ज़्यादा लगता था, 5 से 6 महीना लगता था। तो अब फसल उत्पादित करना है तो ये क्या करेंगे, वैसे स्थान जहां पर इन्होंने फसल लगाया वहां पर कम से कम 6 महीने रहने पड़ेंगे, है ना। तो 6 महीने रहे, क्यों, कृषि यहां पर प्रारंभ हुई इसलिए। पहले ये भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे, अब इससे क्या हुआ, अस्थायित्व आया, है ना। इससे क्या हुआ, अस्थायित्व आया, है ना। यानी कि लोग अब एक जगह पर बसना प्रारंभ कर देते हैं। कृषि की बात करें तो वैसे क्षेत्र कहां, कृषि कहां होगा, जहां पानी अच्छे से मिले और साथ ही साथ भूमि जो है वो उर्वरा हो, अर्थात वैसे क्षेत्र जहां पर ये दोनों चीजें हो। और ये दोनों चीजें कहां होगी, नदियों के किनारे, है ना, नदियों के किनारे, दोआब क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया, कृषि प्रारंभ किया, है ना। तो कृषि उत्पादन आधारित यहां पर अर्थव्यवस्था हो गया। साथ ही साथ पशुपालन भी इन्होंने सीख लिया था। पहले पशुओं का प्रयोग केवल मांस के रूप में करते थे, फिर किसी ने देखा कि भैया उसका बछड़ा तो क्या कर रहा है, उससे दूध पी रहा है, वो तो मांस नहीं खा रहा लेकिन फिर भी जीवित है। तो यहां पर क्या हुआ, धीरे धीरे इन्हें भी ये समझ विकसित हो गई कि जो पशु हैं केवल वो मांस के लिए नहीं, उसके दूध का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद किसी ने यह भी देखा, डेवलपमेंट कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। किसी ने यह भी देखा, ठंडी का मौसम है, ठंडी में क्या हुआ कि एक ही जगह जानवर सोया है, वो भी सोया है, अब उसके पास सोया तो क्या हुआ, गर्म लगा। अब उसे पता चला कि हम इसका प्रयोग क्या कर सकते हैं, गर्माहट के लिए भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो यहां पर अर्थव्यवस्था क्या हो गया, नवपाषाण काल में कृषि उत्पादन आधारित हो गया, पशुपालन भी यहां पर प्रारंभ किया जाता रहा। हथियारों की बात करें तो यहां पर माइक्रोलिथ्स प्रकार का हथियार तो इस्तेमाल रहा ही रहा, निरंतर रहा। साथ ही साथ यहां पर अब कृषि करना है तो कृषि के लिए ग्राउंड टूल्स चाहिए, अर्थात जिससे हम खुदाई कर सके, ठीक है ना, जिससे हम क्या कर सके, खुदाई कर सके। तो जैसे यहां पर ये सारी टूल्स आपको दिखाई दे रही है, इन सब के माध्यम से क्या हुआ, खुदाई किया जाने लगा। ये लंबे लंबे टूल्स, इनसे भी क्या कर सकते हैं, खुदाई कर सकते हैं। तो ग्राउंड टूल्स का प्रयोग यहां पर होने लगा, जिसके माध्यम से खुदाई एवं कटाई यहां पर प्रारंभ होने लगी, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर खान पान, नवपाषाण काल में देखें तो खान पान में परिवर्तन देखने को मिलता है। यहां तक ये क्या थे, मांस केंद्रित थे, है ना, भोजन जो था मांस आधारित था। अब यहां पर नवपाषाण काल में क्या हुआ कि खानपान के तरीके में परिवर्तन हुआ और मांस केंद्रित से वनस्पति केंद्रित पर ये आ गए। यानी कि यहां पर कृषि कार्य हो रहा है तो मांस अब मुख्य ना होकर वनस्पति यहां पर मुख्य हो जाता है। साथ ही साथ यहां तक क्या था, खानाबदोश ये जीवन व्यतीत करते थे, यायावरी जीवन। अब यहां पर कृषि कार्य के परिणाम स्वरूप यहां पर अस्थायी जीवन देखने को मिलता है। एक ही जगह पर ये क्या हो गए, अस्थायी हो गए। और इसी अस्थायी जीवन से धीरे धीरे क्या हुआ, बस्तियों का उदय हुआ। यही बस्ती आगे चलकर धीरे धीरे डेवलप होते होते सिंधु घाटी सभ्यता का रूप ग्रहण कर लेती है, ठीक है ना। तो ये थे यहां पर नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ। साथ ही साथ चाक निर्मित यहां पर मृद भांडों का भी इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि पहिए की खोज इन्होंने कर ली थी और पहिए का प्रयोग ये चाक बनाने में। पहले जो ये मृद भांड बनाते थे वो क्या करते थे, तरीका देखिएगा। जैसे रस्सी होता है ना, रस्सी जैसे क्या करते थे, रस्सी जैसे मिट्टी का बना लेते थे, एकदम गोल गोल, गीले को तो हम कैसी भी आकृति दे दें। अब इस गोल गोल को ऐसे लपेटते लपेटते ऊपर लाके और क्या कर लेते थे, मृद भांड बनाते थे। पहले का तरीका इनका ये था। अब यहां पर ये चाक निर्मित कर लिए तो चाक पर आप सभी ने देखा होगा, आराम से हमने क्या किया, चाक लगाया, इसके बीच में मिट्टी लगाया, बस हाथों से हमने दिशा निर्देश दे दिया और यहां पर क्या हुआ, बर्तन तैयार हो गया। तो यहां पर चाक निर्मित मृद भांड का भी ये इस्तेमाल प्रारंभ कर देते थे। श्रम विभाजन की जो बात चलती थी, है ना, अब आज भी है श्रम विभाजन की बात। तो श्रम विभाजन का आरंभ देखें तो वो नवपाषाण काल में ही हुआ था, है ना, नवपाषाण काल में ही हुआ था। अर्थात श्रम विभाजन महिला और पुरुषों के बीच किया गया। महिलाओं को, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता था कि जो जेनरेशन है ना, बच्चे
जनरेशन यहां पर बढ़ाना मुख्य उद्देश्य था। ऐसी स्थिति में इनका जो श्रम विभाजन के अंतर्गत जो श्रम दिया गया, इनको घर के अंदर का और घर के आसपास के जितने भी कार्य थे उन सभी कार्यों को किसको, महिलाओं को सौंप दिया गया। और घर से दूर के जितने भी कार्य थे, यानी कि व्यापार वाणिज्य हो गया, कृषि करना, ये सभी कार्य किसके, पुरुषों के अधीन यहां पर कर दिए गए। तो श्रम विभाजन भी यहां पर देखने को मिला। आगे हम जाकर सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे कि जो बूढ़े लोग थे, बूढ़े लोग तो कार्य कर नहीं सकते, तो उनको एक और कार्य दे दिया जाता है कि जो बच्चे हैं, बच्चों की देखरेख करना उनके अंतर्गत रख दिया जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, श्रम विभाजन की शुरुआत यहां पर देखने को मिलती है। नवपाषाण काल में ही आस्था तंत्र का भी विकास देखने को मिलता है। अर्थात यहां पर आस्था तंत्र जो है वो प्रकृति आधारित है। अर्थात यहां पर जैसे यही हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे तो धीरे धीरे यही डेवलप होता है। और ये जो आस्था तंत्र है प्रकृति आधारित, यानी कि जो हमारे वर्षा दे रहे हैं इंद्र जी हैं, है ना, तो इस प्रकार से उर्वरा देवी, तो इस टाइप के जो ये सारी चीजें हैं, आस्था तंत्र का भी विकास यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हो गई नवपाषाण काल से संबंधित। आपने औजारों को देखा, एक बार सबको रिकॉल कर लेते हैं जितना भी हमने देखा। तो यहां पर स्ट्राइकिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, अर्थात एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराकर उससे हथियार निर्मित करते हैं। प्रारंभिक दौर में इन्होंने कोर टूल्स का प्रयोग किया, उसके बाद फ्लेक्स का प्रयोग किया और फिर ब्लेड आधारित टूल्स का प्रयोग किया। बाद में नवपाषाण काल में आकर, मध्य पाषाण काल में आकर इन्होंने माइक्रोलिथ्स का प्रयोग किया और नवपाषाण काल में माइक्रोलिथ्स के साथ साथ हड्डियों के उपकरण भी यहां पर इस्तेमाल किया गया। टेक्नोलॉजी की बात करें तो नवपाषाण काल में बदल जाती है, फ्रिक्शन और ग्राइंडिंग आधारित हो जाता है, खान पान के तरीके में परिवर्तन होता है और मांस केंद्रित से ये वनस्पति केंद्रित हो जाते हैं। खाना बदोश जो इनका जीवन शैली थी उससे ये अस्थायी जीवन में क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। परिणामतः यहाँ पर बस्तियों का उदय देखने को मिलता है। श्रम विभाजन भी शुरुआत नवपाषाण काल से देखने को मिलती है। तो 6000 बीसी से नवपाषाण काल देखने को मिलता है। अलग अलग समय काल में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नवपाषाण कालीन संस्कृतियां देखने को मिली। उन सभी को देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन है। ठीक है, चलिए, अगर मजा आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि वीडियो अब ये लगातार आते रहेंगे और तब तक आएंगे जब तक 67वीं में आप सभी का सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं नवपाषाणिक संस्कृतियां। अर्थात क्या हुआ, कृषि आधारित यहां पर अर्थव्यवस्था हुई, लोगों में स्थायी जीवन आया, परिणामतः बस्तियां बसने लगी और वहीं धीरे धीरे यहां पर संस्कृति के रूप में तब्दील हो गई। ठीक है, अब ये संस्कृतियां कौन कौन सी थी, है ना, तो यहां पर देखें सबसे पहले हमारा जो उत्तर पश्चिम, भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है वहां पर देखें तो यहां पर जो नवपाषाण कालीन संस्कृतियां उभरने लगी थी वो कब से, 6000 बीसी काल से यहां पर उभरने लगी थी। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत दो क्षेत्र हम देख सकते हैं, पहला मेहरगढ़ और दूसरा किली गुल मोहम्मद। पहला कौन सा, मेहरगढ़ और दूसरा किली गुल मोहम्मद। ये दो क्षेत्र हम देख सकते हैं उत्तर पश्चिमी नवपाषाणिक संस्कृतियों के अंतर्गत। यहां से किस चीज का साक्ष्य मिला है, तो अगर इसकी बात करें तो यहां से गेहूं, जौ, कपास, खजूर, मवेशियों में देखें पशुपालन में तो भेड़ और बकरी के साक्ष्य यहां पर देखने को मिला है। मेहरगढ़ की बात करें इसमें से तो मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलता है ना, मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलता है। साथ ही साथ कच्ची ईंटों के आयताकार मकान देखने को मिलते हैं, अर्थात यहां पर मकान जो बनाए जाने लगे उसमें ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन अभी पकी हुई ईंटों का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये कब देखने को मिलेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो कच्ची ईंटों के आयताकार मकान यहां पर देखने को मिलते हैं और प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रथम प्रमाण अगर कहीं मिलता है तो वो कहां, उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में ही देखने को मिलता है ना। तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रथम प्रमाण कहां से मिलता है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से। इसके अंतर्गत नवपाषाणिक संस्कृतियों में दूसरी देखें तो दूसरी कौन सी है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश या फिर विंध्य के किनारे वाले क्षेत्र जो है यहां पर नवपाषाणिक संस्कृति हम देख सकते हैं, जिसका समय काल 5000 बीसी के बाद से देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमारा कोल्डिहवा और महागढ़ा है। महागढ़ा की बात करें तो इलाहाबाद में जो हमारी बेलन घाटी है, बेलन घाटी के समीप देखने को मिलता है। ये सभी क्षेत्र है ना, कोल्डिहवा, महागढ़ा, तो यहां पर ये कौन सी हो गई,
दक्षिणी उत्तर प्रदेश या विंध्य के किनारे वाले नवपाषाणिक संस्कृति, जिसका समय काल हमारा 5000 BC है। और यहां पर साक्ष्य क्या मिला है, तो जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं, चावल उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, भेड़, बकरी और मवेशी, इन सभी के साक्ष्य हमारे यहां से देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए नवपाषाणिक संस्कृति में तो अगला क्षेत्र हो जाता है हमारा उत्तरी नवपाषाण, है ना, उत्तरी नवपाषाण, जहां पर प्रारंभ कब से लगभग 2500 BC के आसपास देखने को मिलता है नवपाषाणिक संस्कृति। इसके अंतर्गत देखें तो महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारा कश्मीर घाटी, जिसके अंतर्गत दो क्षेत्र बुर्जहोम और गुफकरल। कौन सी? बुर्जहोम और गुफकरल। ठीक है, ये दो क्षेत्र यहां पर महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। बुर्जहोम से साक्ष्यों की बात करें तो यहां पर गर्तावास का प्रयोग मतलब मानव लोग करते हैं, ऐसा साक्ष्य मिला। गर्तावास क्या? क्योंकि कश्मीर की बात करें ये ठंडी क्षेत्र है और आप सभी को पता है कि धरती के अंदर हम जितना जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अर्थात बाहरी वातावरण से ज्यादा टेम्परेचर हमारा कहाँ, धरती की गोद में देखने को मिलेगा। परिणामतः यहाँ के लोग क्या करते थे कि नीचे गड्ढा खोदे और गड्ढे के रूप में उसमें रहा करते थे गर्माहट के लिए। तो गर्तावास का जो साक्ष्य मिला है कहां से? बुर्जहोम से मिला है। बुर्जहोम से ही मालिक के साथ कुत्ते को दफन करने का साक्ष्य मिला है। अर्थात इससे अंदाजा क्या लगाया जाता है कि यहां पर कुत्ते को लोग क्या कर लेते थे, पालन कर लेते थे, यानी कि कुत्ते को पालतू जानवर यहां पर लोग बना चुके हैं, यानी मालिक के साथ कुत्ते को दफन यहां पर करने का साक्ष्य मिला है। गुफकरल की बात करें तो यहां से सिलबट्टा, यानी कि जो मसाला पीसने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, एक बड़ी आकृति पर एक छोटी सी पत्थर से हम क्या करते हैं, पीसते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सिलबट्टा, इसका साक्ष्य मिला है। साथ ही साथ हड्डी की सुई, अभी जो हमने पिक्चर में देखा था, हड्डी की सुई का साक्ष्य यहां से मिला है। धूसर मृदभांड का यहां से साक्ष्य मिला है। इन क्षेत्रों से उत्तरी नवपाषाण काल से देखें तो गेहूं, जौ, मटर, मसूर, इन सभी का साक्ष्य मिला है। और मवेशियों में देखें तो बकरी, भेड़, मवेशी, कुत्ते, इन सभी का साक्ष्य यहां से देखने को मिला है। इसके अंतर्गत अगली जो क्षेत्र है वो है हमारा उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र, इसी को कहा जाता है। और यहां पर यह संस्कृति 2000 BC के आसपास देखने को मिली। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र है सोहगौरा, और सोहगौरा से जौ, मटर, चावल, भेड़, बकरी, मवेशी, इन सभी के साक्ष्य देखने को मिले हैं। अगला क्षेत्र देखिए उत्तरी बिहार का क्षेत्र है, जिसे गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। और यहां पर नवपाषाणिक संस्कृतियां 2000 BC के आसपास देखने को मिली है। और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारा चिरांद सेनुअर है, जहां से चावल, जौ, मटर, गेहूं, चना, मोटे अनाज के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ पशुपालन में देखें तो भेड़, बकरी और मवेशी के साक्ष्य यहां से देखने को मिला है। अगला क्षेत्र है हमारा पूर्वी क्षेत्र, जिसे असम क्षेत्र भी कहा जाता है। और यहां पर भी नवपाषाणिक संस्कृति का समय काल 2000 BC है। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? देवजली हांडिंग है। ठीक है, और यहां से चावल, जौ, बकरी और मवेशी के साक्ष्य देखने को मिले हैं। सबसे अंतिम नवपाषाणिक संस्कृति क्षेत्र देखें तो वो है दक्षिणी क्षेत्र। और दक्षिणी क्षेत्र इसके अंतर्गत कौन कौन सा? जो हमारा आंध्रा है, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों को हम दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। और यहां पर जो नवपाषाणिक संस्कृतियां देखते हैं वो 2800 BC के आसपास के देखते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं इसकी चर्चा करें तो कर्नाटक के अंतर्गत कोडेकल, टिकलकोटा, हल्लूर, मस्की, टी नरसीपुर, ब्रह्मगिरी और संगनकलू, ये सभी कर्नाटक के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। तमिलनाडु के अंतर्गत पयनपल्ली है। आंध्रा के अंतर्गत पिकलीहल और नागार्जुनकोंड, ये सभी नवपाषाणिक संस्कृतियां हैं जो दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिली, जिसका डेवलपमेंट 2800 BC के आसपास देखने को मिला है। इन सभी क्षेत्रों से गेहूं, मूंग, खजूर और मोटे अनाज के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन में भेड़, बकरी, सुअर, गधा, मवेशी, इन सभी के साक्ष्य मिले हैं। इसकी विशेषता क्या है कि यहां से अनेक स्थलों से राख के ढेर की प्राप्ति हुई है ना, अनेक स्थलों से राख की ढेर की प्राप्ति हुई है। जैसे कि हमारा क्षेत्र हो गया संगनकलू, पिकलीहल, है ना, इन सभी जगहों से बड़े बड़े राख के ढेर प्राप्त हुए हैं। अब इतिहासकारों में यह मतभेद है कि आखिर ये राख के ढेर जो मिले हैं इसका उद्देश्य क्या है, कहां से आया ये राख का ढेर। तो यहां पर इतिहासकार मानते हैं कि ये स्वस्थाने है या परस्थाने, प्रतीकात्मक आस्था से जुड़ा हुआ है या फिर स्वच्छता क्रिया से जुड़ा हुआ है।
अर्थात जैसे होता है ना, जैसे हम होली से पहले होलिका दहन जलाते हैं तो इसमें तो बहुत छोटी छोटी आकृति है, थोड़ा सा राख हमारा होता है। तो ये क्या है, हमारा प्रतीकात्मक आस्था है, हम क्या करते हैं, होलिका दहन यहां पर करते हैं। ठीक है, तो कई इतिहासकार मानते हैं कि ये कोई प्रतीकात्मक आस्था थी, तो कई इतिहासकार मानते हैं कि स्वच्छता क्रिया होगी, जो भी इनके अपशिष्ट पदार्थ होंगे उसको ले जाकर ये इकट्ठा करके एक बार जला दिया करते होंगे। तो ऐसे इतिहासकारों में मतभेद है, कंफर्म नहीं है कि प्रतीकात्मक था या स्वच्छता था, क्योंकि वहां पर लिखित साक्ष्य तो मिला नहीं है। हमें क्या मिला है, बस राख का ढेर। हम बस क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहां पर स्वस्थाने ही या परस्थाने, अंग्रेजी में बोलते हैं इन सीटू है या एक्स सीटू, अर्थात जहां पर उसको जलाया गया ये राख वही है या फिर कहीं बाहर ले जाकर रखा गया है। तो स्वस्थाने है या परस्थाने, ऐसे भी यहां पर मतभेद देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं 9 पाषाणिक संस्कृतियां भी आप देख चुके होंगे। अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा क्या हो जाएगा, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। अर्थात वैसे समय काल जब मानव पत्थरों के साथ साथ तांबों का भी प्रयोग करने लग जाता है, ऐसे समय काल को हम क्या बोलते हैं, ताम्र पाषाण काल। और इस काल से भी बहुत सारी संस्कृतियां हैं, उनको भी हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी संस्कृतियां हैं। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का समय काल देखें तो 2800 बीसी से लेकर 700 बीसी के आसपास देखने को मिलती है, और इसके अंतर्गत पूरे भारत में 9 संस्कृतियां देखने को मिलती है, उसकी चर्चा हम यहां पर कर लेते हैं। इन सभी संस्कृतियों को 4 भागों में हमने विभाजित किया है। 4 भाग कौन कौन से हैं, तो पहले भाग के अंतर्गत हमने क्या लिखा, वैसे क्षेत्र जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले थे, ताम्र पाषाण कालीन से संबंधित, ताम्र पाषाण काल से संबंधित संस्कृति, वैसी संस्कृति जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले थी, अर्थात 2800 बीसी से लेकर 2500 बीसी काल तक। और इसके अंतर्गत आने वाली जो संस्कृति है उसे हम बोलते हैं गणनेश्वर संस्कृति। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। फेज 2 यानी कि दूसरे फेज में हमने वैसे क्षेत्र को रखा जो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ रही, अर्थात 2500 से लेकर 1750 बीसी तक ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन रही। और इसके अंतर्गत 3 ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां देखने को मिलती है। पहली कायथा संस्कृति, दूसरी आहार संस्कृति या फिर इसी को हम बनास संस्कृति बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र है, पहला गिलुंद, दूसरा आहार और तीसरा बालाथल। ये जो संस्कृति है बनास संस्कृति, इसका थोड़ा प्रसार जो था गुजरात और मालवा की तरफ भी देखने को मिलता है। और इसी के अंतर्गत इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन सावलदा संस्कृति भी देखने को मिलता है। तो ये 3 किसके समकालीन, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन देखने को मिलता है। अगले फेज में हमने क्या देखा, वैसे समय काल, वैसी संस्कृतियां जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद देखने को मिली, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। और इसके अंतर्गत 4 संस्कृतियां देखने को मिलती है। पहला मालवा संस्कृति जो महेश्वर, ऐरन, नवदा टोली, नगदा इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अगला रंगपुर संस्कृति, ये गुजरात क्षेत्र में है। प्रभोज संस्कृति गुजरात क्षेत्र में। पूर्वी ताम्र पाषाणिक संस्कृति, और इसके अंतर्गत हमारा यूपी, बिहार और बंगाल 3 क्षेत्र आते हैं। यूपी में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, पहला है नारहन और दूसरा खेराडीह। बिहार के अंतर्गत चिरांद और सेनुवर, और बंगाल के अंतर्गत देखें तो पांडु, राजरदीबी और महिष दल, ये सभी क्षेत्र हैं जो हमारी पूर्वी ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत आती है। इसके बाद हमने ऐसा ताम्र पाषाणिक संस्कृति लिया जिसका समय काल 1400 से लेकर 700 बीसी के अंतर्गत है ना। फेज 3 वाला क्या था, 1750 से लेकर 1200 बीसी तक। और फेज 4 यानी कि चौथा हमने डिवाइड किया इसमें 1400 से लेकर 700 बीसी के समय काल के अंतर्गत ताम्र पाषाणिक संस्कृति। और इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संस्कृति है जोरवे संस्कृति, जो महाराष्ट्र क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन सी है, तो जोरवे, दैमाबाद, इनाम गांव, नेवासा, चंदौली, सोनागांव, प्रकाश और नासिक, ये सभी जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। इन संस्कृतियों की विशेषता क्या थी, इसकी अगर बात करें तो देखिएगा, यहां पर पत्थर के साथ साथ धातु का प्रयोग करना ये प्रारंभ करते हैं। और धातु के रूप में क्या, तांबे का ये लोग प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म पाषाण जो था है ना, छोटे औजार जो थे, माइक्रोलिथ्स था, उसका भी प्रयोग यहाँ पर होते रहा। पाषाण ब्लेड का प्रयोग यहाँ पर होते रहा।
तांबे की कुल्हाड़ी यहां पर प्रयोग किए जाते थे। लघु प्रकार की बस्तियां देखने को मिली, है ना। लघु संरचना भी देखने को मिला, मकान के रूप में लघु संरचना, यहां पर मकान निर्मित किया जा रहा है जिसमें ईंटों का सीमित इस्तेमाल देखने को मिला है, और वो भी ईंट कैसे, कच्चे प्रकार के, पकी हुई ईंटें नहीं। मृद भांड यहां पर देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार के फसलों के साक्ष्य यहां से मिले हैं। फसलों यानी कि कृषि के साथ साथ यहां पर पशुपालन भी किया जाता था। धार्मिक आस्थाएं भी यहां पर देखने को मिलती है। किस आधार पर, यानी कि मृतक की समाधान पद्धति जो है, अर्थात यहां पर जब लोग मरते थे तो इनकी आस्था हम इस ऐसे मानते हैं कि जब कोई मरता था तो उसकी आवश्यकता की जो भी विषय वस्तु थी उसको उसके साथ दफनाया जाता था। यानी कि इनका आस्था क्या था कि जब ये मर जाता है तो एक लोक से दूसरे लोक में जाता है, वहां पर तो इन सभी चीजों की जरूरत होगी, अगर नहीं हुई तो कैसे ये अपना जीवन यापन करेगा। तो इसलिए उनकी जो समाधान पद्धति थी, इन सभी से हम मान सकते हैं कि धार्मिक आस्थाएं इनके अंतर्गत थी। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर कृषि एवं पशुपालन, यानी कि कृषि कार्य भी होता था, पशुओं को भी ये लोग पालते थे, और इन सभी के साथ साथ अगर हम देखें तो शिल्प व्यापार भी यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन बहुत ही सीमित स्तर पर। यही शिल्प व्यापार बड़े स्तर पर कब, सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है ना। कृषि, शिल्प, व्यापार, वाणिज्य, जिसके परिणाम स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता यहां पर उदय हुई है। तो अगला टॉपिक हमारा वही होगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये सभी जो औजार हैं ये कैसे औजार, तांबे के औजार हैं जो इनके द्वारा प्रयोग किया जाता रहा है, ठीक है ना। देखिएगा, पहले ये यहां पर पत्थरों का प्रयोग करते थे, अब क्या हुआ, तांबे का ये प्रयोग करने लग गए। ये सभी संरचना किस चीज का, तांबे का प्रयोग, अर्थात इनके जो हथियार थे पहले से और मजबूत होते चले गए। आगे चलेंगे हम वैदिक काल में, तो वहां पर देखेंगे लोग लोहे से परिचित हो जाते हैं। लोहे को गलाकर एक विशेष प्रकार की आकृति वो दे पाते थे, और यही परिणाम हुआ कि वैदिक काल में ये डेवलपमेंट जो हुआ उसी के परिणाम स्वरूप अगली आपकी नगरीकरण देखने को मिली। कौन सी, महाजनपद काल। तो सारी चीज को हम रिलेट करते हुए पढ़ेंगे ताकि कभी भी कुछ भी आप ना भूलें। चलिए यहां पर अंतिम टॉपिक हमारा महापाषाण काल, अंग्रेजी में बोलते हैं मेगालिथिक एज, और इसका समय का लगभग 1000 बीसी से लेकर 100 बीसी के अंतर्गत रखा जाता है। मेगालिथिक यानी कि मेगा अर्थात बहुत बड़ा, और लिथिक यानी कि पत्थर से संबंधित। तो मेगालिथिक अर्थात महापाषाण काल, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग, जैसे आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग यहां पर किया गया है, ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग। ये देखिएगा, अगर इसकी संरचना का कंपेयर हम मानव की आकृति से करें तो देखिए ये पगलिया यहाँ पर खड़ा होकर फोटो खिंचवा रही है, ठीक है ना। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पत्थर है। अब मेंस में हम लिखते कैसे, अगर इसकी बात करें, यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर है, अब कोई बाहुबली तो होगा नहीं कि क्या होगा अकेले उठा के रख देगा। तो हम इससे अंदाजा क्या लगाएंगे कि यहाँ पर लोगों में क्या थी, एकता थी, और एकता में बल होता है, और उसी बलों का प्रयोग करके ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर स्थापित किए गए, ठीक है। तो मेंस कैसे लिखना है उसकी भी चर्चा हम करेंगे, उस पर भी अच्छे से हम प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं महापाषाण काल। और महापाषाण काल की बात करें तो जो आपकी विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत के दक्षिण का जो संस्कृति है उसी को हम क्या बोलते हैं, महापाषाणकालीन संस्कृति। यानी कि जो महापाषाण काल है किससे संबंधित है, विंध्य पर्वत के दक्षिण, यानी कि जो हमारा दक्कन का पठार हो गया और उसके बाद के जितने भी क्षेत्र है वहां के। महापाषाण काल का मतलब क्या हुआ, वृहद आकार के पत्थर, है ना। अर्थात इस काल में जो मानव थे वृहद आकार के पत्थरों का उपयोग करके विशिष्ट प्रकार की, है ना, विशिष्ट प्रकार की आकृति निर्मित कर देते थे। और ये विशिष्ट प्रकार की आकृति, इनमें डिजाइन, जैसे यहां पर आपको गेट भी दिखाई दे रहा है ना, तो इसके अंदर आप ये लोग जाते थे, आस्था भी था, यानी कि जैसे हम मंदिर का प्रयोग करते हैं वैसे इनके द्वारा ये भी प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर ये जो आकृति देखने को मिल रही है ये कहाँ, विशेष रूप से समाधान पद्धतियों में देखने को मिली है। अर्थात जब भी यहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो जैसे हम मृत्यु होने के बाद हिंदू धर्म में जलाया जाता है, मुस्लिम धर्म में क्या किया जाता है, शवधान पद्धति है, यानी कि शवों को दफनाया जाता है। तो ये क्या है, शवधान पद्धति है। मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति को हमने क्या किया, वहां पर दफना दिया, और दफनाने के बाद बड़े बड़े पत्थरों को इसके चारों साइड रख के एक ऊपर से हमने रख दिया ताकि इसकी सुरक्षा हो सके, इनको किसी बात का खतरा ना हो। तो शवधान पद्धति में ये सारी चीजें ये देखने को मिलती है। किन किन क्षेत्रों में, तो भौगोलिक क्षेत्रों की बात करें तो इसके अंतर्गत आप महाराष्ट्र,
कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, केरल, इन सभी क्षेत्रों में ऐसी संरचनाएं देख सकते हैं, महापाषाणकालीन संरचनाएं। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण स्थल जो है वो कर्नाटक में कौन कौन सा है? कर्नाटक में हलूर, मस्की, ब्रह्मगिरी, ये सभी कर्नाटक में है। आंध्र में बात करें तो आंध्र में पिकलीहल है, तमिलनाडु में आदिचनलूर है, महाराष्ट्र में जौनपानी है। ये सभी क्षेत्र हैं जहां से ऐसी संरचनाएं देखने को मिली है। लोग यहां पर घूमने जाते हैं, आप लोगों को भी समय मिले तो एक बार अवश्य ही विजिट करना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति कैसे कैसे डेवलप हुई है इन सभी की जानकारी आपको एक अच्छे भारतीय होने के नाते रखनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब यहां पर बात करें तो लौहयुगीन संस्कृति, यानी कि ये लौहयुगीन संस्कृति के अंतर्गत देखने को मिलता है, क्योंकि हम देखें तो लोहे का प्रयोग जो है वैदिक काल से प्रारंभ हो जाता है। और वैदिक काल का प्रारंभ देखें तो 1500 बीसी से होके कब तक? 600 बीसी तक चलता है। तो यहाँ पर भी लोहे के बहुत सारे औजार देखने को मिला, इसलिए इसे लौहयुगीन संस्कृति भी कहा गया, क्योंकि समय काल क्या है? 1000 बीसी है ना। हम आगे देखेंगे आर्य जो आते हैं, आर्यों का स्थानांतरण कहां से? मध्य एशिया से होता है, मध्य एशिया से फिर भारत की तरफ, और भारत में जब आते हैं तो प्रारंभिक दौर में ये सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत ये रहते हैं। ठीक है, सप्त सैंधव यानी कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, ये कितनी हो गई? 6 हो गई, और एक सरस्वती नदी 7। तो इन सभी को मिलाकर सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। तो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक ये इन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से इनका स्थानांतरण हो जाता है। बहुत सारे कारण हैं, उस टॉपिक में देखेंगे, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा। तो उस कारण के परिणाम स्वरूप ये सप्त सैंधव प्रदेश से कहाँ? उत्तर और उत्तर दक्षिण की तरफ ये स्थानांतरित होते हैं। और वही स्थानांतरण जो होता है तो ये दक्षिण वाले क्षेत्र में ये आर्य लोगों का ही स्थानांतरण होता है, और यही ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत आता है। तो पाषाण काल से संबंधित था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहीं पर कवर किया। ठीक, तो इसे लौहयुगीन संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि लोहे के विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति यहां से हुई है। जैसे तलवार है ना, तलवार हो गया, कुल्हाड़ी होगी, तीरों की नोक, पहले पाषाण काल में जो पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, अब यहां पर लोहे का प्रयोग किया जाने लगा। तो तीरों की जो नोक है वो भी लोहे के देखने को मिली, भाले की नोक, हंसिया जिससे हम क्या करते हैं? फसलों को काटते हैं। तो ये सभी वस्तुओं की प्राप्ति इन सभी क्षेत्रों से हुई है। लोहे के अलावे यहाँ पर अन्य धातुओं का प्रयोग भी किया जाता था, जैसे सोना हो गया, चांदी, तांबा, कांस्य, इन सभी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता रहा था। विभिन्न प्रकार के मृदभांड भी यहां पर देखने को मिले, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। जैसे काला और लाल मृदभांड हो गया, लाल मृदभांड हो गया, काला मृदभांड हो गया। काला और लाल अर्थात एक ही मृदभांड में 2 कलर, लाल मतलब पूरे के पूरे लाल, काले के मतलब पूरे के पूरे काले। तो मृदभांड, जब हम कला एवं संस्कृति देखेंगे तो उसमें सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक, साथ ही साथ इन सभी क्षेत्रों से घोड़े के साक्ष्य भी देखने को मिला है, जैसे कब्रों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है। साथ ही साथ घुड़सवार का जो घुड़सवार होते हैं घोड़े पर सवारी करने के, तो इससे संबंधित शैल चित्र भी इन सभी क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। महापाषाण काल है ना, यहाँ पर महापाषाण काल की बात करें तो महापाषाण कब्र निवास क्षेत्र से हटकर मिलते हैं, यानी कि जिन क्षेत्रों में ये रहते थे उन सभी क्षेत्रों में नहीं, जहां पर ये निवास करते थे निवास से दूर स्थल। जैसे आज भी देखें तो जब भी लोगों को दफनाया जाता है या जलाया जाता है, निवास क्षेत्र में नहीं होता, निवास क्षेत्र से दूर होता है। तो यहां पर भी देखें तो ये सभी जो कब्र थे, महापाषाणी कब्र, ये सभी के सभी निवास क्षेत्र से दूर हटकर मिलते हैं, जिसमें विभिन्न वस्तुएं प्राप्त हुई है, जैसे लोहे व अन्य धातु की वस्तुएं, मृदभांड, पशु हड्डियां, अनाज, मनके, हाथी दांत के आभूषण, रोम के सिक्के, है ना। ये जो सिक्का मिला इससे अंदाजा लगाया जाता है कि रोम के साथ इनका व्यापार भी हुआ करता था। अर्थात जब लोग मरते थे तो उनसे संबंधित जो भी वस्तुएं थी उन सभी वस्तुओं को इनके साथ यहाँ पर दफनाया जाता था। इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि आस्था तंत्र यहाँ पर विकसित हो रही थी। यहां से क्या प्राप्त नहीं हुआ है अगर इसकी बात करें तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में नगर देखने को मिलता है, यहां पर नगर और नगरीय योजना देखने को नहीं मिलता। वृहत प्रकार की संरचनाएं देखने को नहीं मिलती, छोटी छोटी संरचनाएं देखने को मिलती है। लिपि और लेखन यहां पर देखने को नहीं मिलता है। लंबी दूरी का व्यापार देखने को नहीं मिलता है अगर हम एक रोम को छोड़ दे तो, ठीक है। मानक मापतौल यहां पर देखने को नहीं मिलता है। कला के विशिष्ट नमूने भी यहां पर देखने को नहीं मिलता है। तो ये था हमारा क्या, महापाषाण काल। अब यहां पर मेंस में उत्तर लिखेंगे तो कैसे, मैंने बोला
कि यहाँ पर अगर लोगों में एकता ना हो तो इतने बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर हम एक जगह से दूसरी जगह स्थापित नहीं कर सकते। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि मानव में क्या थी, यहाँ पर एकता थी, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी संरचना देखने को मिलती है। तो अंदाजा थोड़ा आप लोग भी लगाएं। पहले टॉपिक कर लेते हैं, फिर मेंस आंसर राइटिंग से स्पेशल क्लास भी यहाँ पर मैं लिया करूंगा, जिसमें उत्तर को हम कैसे अपने शब्दों में लिखें उन सब की भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है और इसके अंतर्गत पाषाण काल से संबंधित सारी चीज़ों को मैंने छूने का प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा पाए। और इसमें मैं कोशिश यही करूंगा कि ऑप्शनल भी आप सभी का हो पाए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।